नमस्कार। आज बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के बढ़ते कदम की। संसद के मानसून सत्र को समय से पहले समाप्त करने पर क्यों विचार कर रही सरकार। जानेंगे ममता के आगे वामदल क्यों झुकने के हुए मजबूर। बात करेंगे कर्नाटक में बीजेपी की रणनीति की। और बुलेटिन के आखिरी में बात कोरोना के बढ़ते खतरे की। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भारत की दुनिया में बढ़ते कदम की। 1 अगस्त से भारत के हाथों में होगी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान। 1 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालेगा भारत। 1 महीने तक भारत रहेगा सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष। इस दौरान समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना की कवायद करने और आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने को तैयार है। भारत के राजदूत टी.एस. त्रिमूर्ति ने यूएन महासभा प्रमुख को भारत की अध्यक्षता के दौरान होने वाली मुख्य गतिविधियों से अवगत कराया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत टी.एस. त्रिमूर्ति ने 15 राष्ट्रों के शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र निकाय की भारत द्वारा अध्यक्षता संभाले जाने से पहले कहा कि हमारे लिए उसी माह में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालना विशेष सम्मान की बात है, जिस माह हम अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। त्रिमूर्ति महीने भर के लिए परिषद के कार्यक्रमों पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी कार्यक्रम के मुताबिक त्रिमूर्ति संयुक्त राष्ट्र के उन सदस्यों को भी कार्य विवरण उपलब्ध कराएंगे जो परिषद के सदस्य नहीं हैं। सुरक्षा परिषद के एक स्थायी सदस्य के रूप में भारत का 2 साल का कार्यक्रम 1 जनवरी 2021 को शुरू हुआ। यह सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के तौर पर 2021-22 कार्यकाल के दौरान भारत की पहली अध्यक्षता है। भारत अगले साल दिसंबर में फिर से सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा। त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत परिषद के भीतर और बाहर दोनों जगह आतंकवाद से लड़ने पर जोर देता रहा है। हमने आतंकवाद से लड़ने के प्रयासों को न केवल मजबूत किया है, खास तौर से आतंकवाद के वित्त पोषण को, बल्कि हमने आतंकवाद पर ध्यान को कमजोर करने की कोशिशों को भी रोका है। जाहिर सी बात है, त्रिमूर्ति का इशारा पाकिस्तान की ओर था। जिस तरह की आशंका थी, उसी के अनुरूप संसद का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। 19 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलना है। इस सत्र के दौरान 19वीं बैठकें प्रस्तावित हैं। स्थिति यह है कि संसद का आधा सत्र बीतने के बाद जारी शोर शराबे के बीच अब तक सिर्फ 3 विधेयक ही पारित किए जा सके हैं। यही नहीं, संसद के पिछले सत्रों के दौरान रिकॉर्ड बनाने वाले उच्च सदन में मानसून सत्र के 9 दिनों में अब तक महज 8 घंटे ही राज्यसभा चली है। ऐसे में खबर है कि सरकार तय समय से पहले ही मानसून सत्र खत्म कर सकती है। पेगासस जासूसी केस पर चर्चा की मांग पर अड़े विपक्ष के हंगामे के कारण उच्च सदन के अब तक 33 घंटे बर्बाद हो चुके हैं। सदन को अब सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सदन न चलने के कारण सरकार को अब तक 26,925 करोड़ रुपए की चपत लग चुकी है। ऐसे में सरकार गंभीरता से मानसून सत्र में कटौती करने पर विचार कर रही है। एक मंत्री ने कहा, सरकार लोगों से जुड़े हर मुद्दे पर संसद में बात करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष यह नहीं चाहता। यह पैसे और समय की पूरी तरह बर्बादी है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि अगर सरकार सत्र को खत्म करने का फैसला लेती है तो कुछ हिस्सों में बढ़ रहे कोविड के मामले भी एक कारण हो सकते हैं। हालांकि सरकार मानसून सत्र समय से पहले खत्म करने से पहले सरकार विपक्ष के नेताओं को दोनों सदनों की शांति से काम करने पर सहमत करने के लिए मनाने के लिए कुछ प्रयास करेगी। सोमवार को जब एक बार फिर संसद की कार्रवाई शुरू होगी तो केंद्र सरकार एक नई रणनीति के साथ उतरना चाहेगी। इसके बावजूद बात नहीं बनती, देख सरकार सत्र खत्म कर सकती है। वामपंथी पार्टियां अभी तक ममता बनर्जी को बीजेपी की तरह ही अपना सबसे बड़ा विरोधी करार देती रही हैं, लेकिन अब लगता है कि वाम दलों ने ममता के आगे पूरी तरह से घुटने टेकने का मन बना लिया है। ममता ने हाल ही में दिल्ली दौरे पर कहा था कि कांग्रेस और वाम दल दिल्ली में तो बीजेपी का विरोध करते हैं, लेकिन जब बात पश्चिम बंगाल की आती है तो ये लोग टीएमसी का विरोध करने लगते हैं। जबकि टीएमसी बंगाल में एकमात्र पार्टी है जिसने बीजेपी को बुरी तरह से हराया है। हमने बीजेपी को आगे बढ़ने से रोका है। बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस और वाम दलों को टीएमसी का विरोध छोड़ना होगा। ऐसा नहीं चलेगा कि दिल्ली में हम साथ हैं और बंगाल के खिलाफ हैं। टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि यदि मोदी को रोकना है तो कांग्रेस और वाम दलों को टीएमसी के पास आना ही होगा। और अब लगता है कि टीएमसी की धमकी काम कर गई है। वाम दलों ने ममता बनर्जी के आगे पूरी तरह से सरेंडर करने का मन बना लिया है। वैसे भी 10 साल में ही सत्ता से विपक्ष और फिर
तीसरे नंबर की पार्टी से होते हुए बंगाल में शून्य तक पहुंचे वाम दलों को समझ में नहीं आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में वो किस रणनीति पर चले। ममता का विरोध करने पर उनका काडर मुश्किल में पड़ जाता है, क्योंकि उसे टीएमसी काडर के विरोध का सामना करना पड़ता है। इसलिए अब शीर्ष स्तर पर यह तय कर लिया गया है कि टीएमसी का अब रणनीतिक स्तर पर ही विरोध रहेगा। पार्टी ममता की मुश्किलें नहीं बढ़ाएगी। सीपीआई ने तो संकेत दिए हैं कि वो ममता से हाथ मिलाने को भी तैयार हैं। पश्चिम बंगाल में यह नया समीकरण लेफ्ट फ्रंट के चेयरमैन पीसीएम पोलित ब्यूरो के सदस्य बिमान बोस के उस ऐलान के बाद सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी से लड़ने के लिए पार्टी तृणमूल कांग्रेस से हाथ मिलाने को तैयार है। इसके बाद सीपीआई ने राज्य सचिव स्वप्न बनर्जी ने भी कहा है कि उनका केंद्रीय राज्य नेतृत्व किसी भी ऐसी पार्टी या गठबंधन को समर्थन देगा जो बीजेपी को मुख्य खतरा मानते हुए उसे हटाना चाहती है। यह कोई मुद्दा नहीं है यदि हमें इसके लिए कांग्रेस या टीएमसी जैसी किसी क्षेत्रीय पार्टी से हाथ मिलाना पड़े। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बतौर शपथ लेने वाले बसवराज बोम्मई दिल्ली पहुंचे हैं और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से लगातार चर्चा कर रहे हैं। लिंगायत समाज में गहरी पकड़ रखने वाले पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने 2 साल बाद यानी 2023 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछाना शुरू कर दी है। बसवराज बोम्मई का दिल्ली दौरा मंत्रिमंडल पर केंद्रीय नेतृत्व की मोहर लगवाने के लिए हुआ है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी कर्नाटक में एक प्रयोग कर सकती है और वह होगा 5 डिप्टी सीएम बनाने का। इस तरह चुनाव के मद्देनजर समीकरण साधने की कोशिश की जाएगी। 2023 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक के नए सीएम के 5 उप मुख्यमंत्रियों का चयन करने अपने मंत्रिमंडल में 6 से 8 नए चेहरों को शामिल करने की संभावना है। कर्नाटक में अधिकतम 34 मंत्री बनाए जा सकते हैं। वैसे देश में 5 मुख्यमंत्रियों का प्रयोग आंध्र प्रदेश में हो चुका है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी 2019 में 5 डिप्टी सीएम की एक जंबो टीम रखने वाले देश के पहले सीएम बनकर उभरे थे। दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक में डिप्टी सीएम का चयन 5 प्रमुख सामाजिक समूहों एससी, एसटी, वोक्कालिगा, लिंगायत, ओबीसी से किया जाएगा। उनके अनुसार लिंगायत ब्राह्मणों को पार्टी जल्द ही सभी समुदायों के लिए एक अखिल हिंदू अपील करेगी, क्योंकि वह 2008 से विधानसभा चुनाव में 113 सीटों के जादुई आंकड़े को पार करने की कोशिश कर रही है। बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी नेतृत्व ने पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा लिंगायतों को खुश रखा है। अब बीजेपी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि अन्य समुदायों को भी सत्ता समीकरण में नजरअंदाज न किया जाए। भारत में बीते एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल नए मामले 40,000 के पार चले गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 31 जुलाई को जारी किए गए डेटा के अनुसार 24 घंटे में देश में संक्रमण के कुल 41,649 नए मामले आए। इस दौरान 37,291 लोग ठीक भी हुए, जबकि 593 लोगों की जान चली गई। देश में कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, जिसने चिंता बढ़ा दी है, खास तौर पर केरल में, जहां रोज मिलने वाले केस 20,000 से अधिक बने हुए हैं। उधर ब्रिटिश सरकार के शीर्ष वैज्ञानिकों की ओर से आगाह किया गया है कि कोरोना का आने वाला नया वेरिएंट हर 3 में से एक व्यक्ति की जान तक ले सकता है। साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर इमरजेंसीज ने चेतावनी दी है कि MERS जितना घातक भी हो सकता है, जिसमें 35% तक मृत्यु दर होती है। साइंटिस्ट ने सुझाव दिया है कि वहां सर्दियों में बूस्टर वैक्सीन की डोज लगाई जानी चाहिए ताकि आने वाले म्यूटेंट स्ट्रेन से बचा जा सके। विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाला स्ट्रेन पर टीका बेअसर साबित हो सकता है। अमेरिका स्वास्थ्य प्राधिकार के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि कोरोना का डेल्टा स्वरूप वायरस में बाकी सभी ज्ञात स्वरूपों के मुकाबले अति गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। इतना ही नहीं, यह चेचक की तरह आसानी से फैल सकता है। ये वेरिएंट टीके की दोनों डोज ले चुके लोगों को भी निशाना बना रहा है। सबसे पहले भारत में डेल्टा वेरिएंट की पहचान की गई थी। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डेल्टा स्वरूप ऐसे वायरस की तुलना में अधिक फैलता है जो मर्स, सार्स, इबोला, सामान्य सर्दी, मौसमी फ्लू और बड़ी माता का कारण बनता है, और यह चेचक की तरह ही संक्रामक है। दस्तावेज की एक प्रति न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी हासिल की है। नमस्कार, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।
है।